और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बॉर्डर पुलिस पोस्ट का किया जा रहा है क़याम। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद यह अमल शुरू होगा। सरहद पर तैनात होंगे बॉर्डर पुलिस के एहलकार। नार्को स्मगलिंग से निपटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बॉर्डर पुलिस का क़याम किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों में तैनात की जाएगी बॉर्डर पुलिस। मंशियात और नार्को ट्रेड से निपटने के लिए की गई है बॉर्डर पुलिस तैयार। मंशियात का पैसा दहशतगर्दाना सरगर्मियों में किया जाता है इस्तेमाल। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इनपुट के जरिए करेंगे एक्शन। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फैला रहा है नार्को टेररिज्म, जिसके खिलाफ अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद बॉर्डर पुलिस पोस्ट का क़याम किया जा रहा है। सरहद पर तैनात होंगे बॉर्डर पुलिस के एहलकार, जिसके जरिए दरअंदाजी करने और इसके अलावा नार्को स्मगलिंग को रोकने के लिए कदम उठाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों में बॉर्डर पुलिस को तैनात किया जाएगा। जो भी सरहदी इलाके हैं, हर जगह पर इन बॉर्डर पुलिस पोस्ट का क़याम किया जाएगा, जहां से दरअंदाजी और इसके अलावा नार्को स्मगलिंग और ड्रोन के जरिए जो हमले किए जाते हैं, ड्रोन के जरिए जिस तरह से सामान को सरहद के इस पार भेजा जाता है, इस पर भी बॉर्डर पुलिस पोस्ट से चाको चौबंद नजर रखी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है और वो इस तरह की हरकतें बार बार करता रहता है। पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए वज़ारत दाखिला ने अब एक बड़ा कदम उठाया है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, सरहदी इलाके हैं, वहां पर बॉर्डर पुलिस पोस्ट का क़याम किया जाएगा, ताकि इस तरह की जो हरकतें हैं उन पर नजर रखा जा सके। तो चलिए, इस अहम खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई सहयोगी बॉर्डर एरिया से खासतौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू से राजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुंछ से मुनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कुपवाड़ा से याहिया मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और सांबा से श्याम सुंदर मेरे सहयोगी। तो चार हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजन आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कदम वज़ारत दाखिला की तरफ से और होम मिनिस्ट्री की तरफ से उठाया गया है कि जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर बॉर्डर पुलिस पोस्ट का क़याम किया जाएगा, ताकि बहुत सी, जैसे दरअंदाजी की बात कर लें, नार्को टेररिज्म की बात कर लें, ड्रोन के जरिए अब जो हरकतें हो रही, इन सब चीजों पर नजर रखी जा सके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये काफी अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे हमारी जो सेकंड टायर और थर्ड टायर जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत बनाया जाएगा। हालांकि बीएस और जो सेना के जवान सक्षम हैं और जितनी भी इस तरह की कोशिशें हाल ही के दिनों में हुई हैं उसको नाकाम बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से तादाद में काफी इजाफा हुआ है, इस तरह की अटेम्प्ट्स में काफी इजाफा हुआ है। आपने मॉडस ऑपरेंडी देखा है पाकिस्तान का। हालांकि बॉर्डर पे एलओसी पे सीज फायर है, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की कोशिश होती है कि जो यहाँ वहां से नार्को जो यहाँ से नशे की जो चीजें हैं उसको यहाँ पे भेजा जाए। उसके साथ जो एक्सप्लोजिव हैं, जो आईडीज हैं, उसको भी यहाँ पे भेजा जाए। ऐसी कई अटेम्प्ट्स को चाहे वो सांबा में, कठुआ, अखनूर सेक्टर में नाकाम बनाया गया है, लेकिन अब उसमें एक ज्यादा आगे बढ़ाते हुए कदम ये उठाया गया है कि जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट होंगी वो सेकंड टायर और थर्ड टायर जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित बनाएंगी, पुख्ता करेंगी। यानी कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है और अपने ओजीडब्ल्यू के माध्यम से कोशिश करता है कि वो कोई एक्सप्लोजिव वहां ड्रॉपिंग करके वहां से उठाने कोई आता है, तो जो पुलिस पिकेट्स होंगी, जो बॉर्डर पुलिस पिकेट्स होंगी, उनसे बच पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। वहां पे उनको पकड़ा जा सकता है। तो इससे हम ये कहेंगे कि जो पहले वन टायर सिक्योरिटी थी उसको सेकंड टायर, थर्ड टायर तक उसको दिया गया है। अब इससे पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर ड्रोन भी कोई अगर जम्मू जब सीमा से भीतर आता है तो उससे भी जल्द से जल्द जो है नेस्तनाबूद बनाया जा सकेगा, उसको भी जो है उस पर भी फायर किया जा सकेगा समय रहते, ताकि वो ड्रोन वापस ना जा पाए। और जो उसकी लोकेशन है, क्योंकि जिस तरह से जीपीएस फिट किए होते हैं, जो हमने पिछले हाल ही में देखा है, जो पाकिस्तान की तरफ से अटेम्प्ट की जाती है उसमें जीपीएस फिट करके ड्रोन को भेजा जाता है ताकि वो अपनी सही लोकेशन पे वो ड्रॉपिंग कर पाए। और
OGWs को भी जो है इतला की जाती है, जिससे माध्यम से वो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो मदद करते हैं। अब जब ये पुलिस पोस्ट बन जाएंगी तो OGWs ये भी मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से हम जो ये एक मॉड्यूल है उनका उसको बस्ट करने में ये जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट है ये काफी अहम योगदान देने वाली हैं। इससे पहले भी जब गृह मंत्री जम्मू में आए थे, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली थी, तो तमाम इस तरह के इश्यूज पे चर्चा हुई थी, जिसके बाद इस तरह के कदम अब देखने में आए हैं। जी बिल्कुल राजन, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे सिक्योरिटी को एक तरह से बूम मिलेगा और सिक्योरिटी और ज्यादा चाको चौबंद हो जाएगी। मुनीश, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप पुंछ एरिया से आते हो और पुंछ एरिया बॉर्डर एरिया से लगता हुआ है, तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं और खासतौर से पुंछ का जो एरिया है, यहां के लिए जिस तरह से बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो बनाई जाएंगी, इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी सिक्योरिटी के एतबार से भी, और इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उन्हें भी एक तरह से राहत मिलेगी। पुंछ जो है, पुंछ जिला जो है उसकी 111 किलोमीटर LOC है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और उसमें वैसे तो पहले से ही 9 जो है हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट कायम है पहले ही, लेकिन अब जो MHA ने फैसला लिया है उससे काफी लोगों को फायदा होने वाला है। और खास करके जो पाकिस्तान की नापा करते, आपने देखा कि पुंछ के अंदर बड़ी भारी मात्रा में जो है उस तरफ से नारकोटिक्स जो है इस तरफ भेजे जाते हैं, पैसा भेजा जाता है, हथियार भेजे जाते हैं, और उस सब को जो है एक तरह से गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इन्हीं इलाकों में, खास करके जो पुंछ के इलाके हैं उनमें अपनी इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देता है। और अगर बात करें 9 पुलिस पोस्ट जो पहले से हैं वो काफी कम है, क्योंकि 111 किलोमीटर पर 9 पुलिस पोस्ट कुछ भी नहीं होती है, और अगर ज्यादा पुलिस पोस्ट कायम होगी तो उससे जो है काफी तरह की रोक लग सकेगी, और पाकिस्तान की जो नापाक करते हैं उनसे काफी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, मैं श्याम सुंदर आपके पास आना चाहूंगा। श्याम सुंदर, क्योंकि सांबा में भी अगर हम LOC की बात करते हैं, बॉर्डर एरियाज की बात करते हैं, तो एक लंबा फासला है, एक लंबी बॉर्डर का एक लंबा एरिया है यहां पर, तो सिक्योरिटी के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से उठाया जा रहा है। बिल्कुल हुरैरा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि देश की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर की सरहदों की रक्षा के हित में ये कदम उठाया गया। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो अगर सांबा सेक्टर के पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, यहाँ पर 45 और 50 किलोमीटर्स के बीच जो है वो फेंस है यहाँ पर, तो काफ़ी संवेदनशील इलाका ये माना जाता है, और एक बहुत ही अच्छा कदम जो उठाया गया बॉर्डर की रक्षा को देखते हुए। और जैसा कि करें, जो BSF है वो फ्रंट लाइन पे मौजूद है, चाहे चैलेंज टनल का हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन का हो, BSF ने पाकिस्तान की हर एक नापाक कोशिश को नाकामयाब किया है। और तमाम यहाँ पे कई ऐसे जो नार्को, अभी बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हथियारों की तस्करी भी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो बॉर्डर से 10-12 किलोमीटर का इलाका था, जहां स्वांखा मोड़ के नज़दीक, जहां से हमने सबसे पहले खबर दी थी, जिसमें बताया गया था कि एक पैकेट मिला जो कि के माध्यम से फेंका गया था, जिसमें हथियार भी मिले थे, ड्रग्स भी मिले थे और करेंसी भी बड़ी मात्रा में मिली थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो MHA की तरफ से एक फैसला लिया गया कि बॉर्डर बटालियन जो है, चौकियाँ हैं वो बनाई जाएंगी बॉर्डर इलाकों में। और इन टीमों का, पुलिस टीमों का यही काम रहेगा कि बॉर्डर के इलाके में जो है वो पूरी तरह से गश्त की जाए। फ्रंट लाइन पर अगर बात करें तो BSF तैनात है वहाँ पर, और 5-6 किलोमीटर पीछे की बात करें तो, और साथ ही साथ अगर सांबा की बात करें तो संवेदनशील इलाका है, हाँ, नेशनल हाईवे बिल्कुल नज़दीक लगता है। और पिछले 2-3 सालों की बात करें, जितने भी मिलिटेंट्स अटैक हुए हैं, चाहे सुजमा की बात करें, चाहे नगरोटा की बात करें, तो बाद में जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि सांबा से घुसपैठ हुई है या कठुआ से घुसपैठ हुई है, तो एक बहुत अच्छा फैसला रहेगा। OW ओवरग्राउंड वर्कर जो यहाँ पे काम करते होंगे, वो करते आ रहे होंगे, उनको भी शिकंजा कसा जाएगा, और पीछे का काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि सांबा में कई कदम उठाए गए बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए। DC सांबा द्वारा दिसंबर महीने की अगर हम बात करें तो एक फैसला लिया गया, जिसमें 144 सेक्शन लगा दी गई सीमांत इलाकों में कि अगर किसी को बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर के 5 किलोमीटर इलाके में जाना है, खेती के लिए जाना है,
वो बीएसएफ को अपना पहचान पत्र बताएगा और शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 9 बजे तक इसके ऊपर पूरे तौर पे बंद कर दी जाता है इलाका। और उसके बाद भी पुलिस एहलकारों के साथ और साथ ही साथ बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक हुई थी, बड़ी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो की गई थी, जहां पे जिसमें कई तमाम सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। उनमें भी ये फैसला लिया गया था कि जितने भी बॉर्डर इलाके में, चाहे वो किसान है, बाहर से आए हुए हैं, बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, उनको अपनी पहचान पत्र बतानी होगी। अगर कोई किराए पे रह रहा है तो ये तमाम जो फैसले हैं उसी क्रम में लिए जा रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए किए जा रहे हैं। और ये एमएचए की तरफ से जो फैसला लिया गया है, बॉर्डर पर जो है वो इनको पुलिस को तैनात किया जाएगा, बॉर्डर पोस्ट बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है और सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला जो है एक बेहतर फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से श्याम सुंदर, मुनीश और राजन ने बहुत तफसील से तमाम चीजें बताई कि बॉर्डर के उस पार से चीजें बॉर्डर के इस पार आती हैं और पाकिस्तान की तरफ से अक्सर नापाक हरकत की जाती है। पहले हम देखते थे कि बड़े पैमाने पर यह दरअंदाजी पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी। उसके बाद हमने देखा कि मंशियात का एक दौर शुरू हुआ, मंशियात की स्मगलिंग का एक दौर शुरू हुआ। तो इन तमाम चीजों पर लगाम कसने के लिए बॉर्डर पुलिस पोस्ट अगर होंगी तो उस पर एक तरह से लगाम कसी जा सकती है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी वो बारीकी नजर रख पाएंगी। की अगर बात करें, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाका, यानी कि कुपवाड़ा जिला। यहाँ पर 9 पोस्ट जो है वो पुलिस के बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक तो मिलिटेंसी पर नजर रखी जाएगी और दूसरा जो मंशियात यहाँ पर हो जाती है, उस पार से इस पार मंशियात भेजा जा रहा है, उस पर अब की जाएगी। और दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाका, जहाँ पर ज्यादा मिलिटेंसी इस पार आ जाती है और शुमाली यानी कि हमारा ये नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर से ही फिर मिलिटेंट आ जाते हैं और फिर दूसरे इलाकों तक पहुंच जाते हैं। और उस पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। ये पुलिस के लिए एक बड़ा अहम इकदाम भी होगा, क्योंकि हमने कई पुलिस ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा सबके लिए एक बड़ा फैसला है और उससे हर तरह की जो बदलावी है उस पर नजर रखी जाएगी। और खासतौर पर जो फरेरा आपने कहा कि मंशियात जो इस पार भेजा जा रहा है और यहाँ के नौजवानों को धकेलने की कोशिश, और उसके साथ ही जो भी लोग मंशियात में होते उसके बाद पैसा भी आ जाता है गैर कानूनी तौर पर, यहाँ पर को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और उन सब चीजों पर मिलेगा और उन सब चीजों को रोकने के लिए एमएचए का बड़ा फैसला सामने आया है। और कुपवाड़ा जिले में बॉर्डर एरिया में इस तरह के काम आप शुरू हो चुके हैं। और बिल्कुल, यही आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा से हम आपके पास आएंगे, इस पर और तबसरा करेंगे, इस पर और आपसे जानकारी लेंगे। बहुत क्लियर आपकी वॉइस हम तक नहीं आ पा रही है। मैं राजन एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। राजन जी, जो जिस तरह से पहले आपने बताया या जितने हमारे जो सहयोगी हैं सबने बताया कि सिक्योरिटी के एतबार से ये होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा कदम है और सिक्योरिटी जिस तरह से आप बता रहे थे कि 3rd टायर की एक तरह से ये सिक्योरिटी हो जाएगी, लेकिन इस कदम के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि बॉर्डर एरियाज या इस तरफ के जो लोग हैं उन्हें भी एक तरह से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की इन हरकतों से बहुत परेशान रहते थे बॉर्डर एरियाज के लोग। अब जब बॉर्डर पर पुलिस पोस्ट बनाई जाएंगी तो इससे बॉर्डर एरियाज के लोगों को भी बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी और उन्हें भी एक तरह से राहत मिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम जो फोकस है पाकिस्तान का वो पंजाब बॉर्डर से जम्मू कश्मीर तक जो बॉर्डर है उस पे फोकस है। किस तरह से नशे की खेप पहुंचाई जाए, किस तरह से एक्सप्लोजिव जो है पहुंचाए जाएं। इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती थी तो जो बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं वो कई दफा उनके घरों तक पहुंच के आतंकवादी खाना या बाकी मदद जो है वो मांगते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इन तक मदद जो है अगर समय रहते पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर ऐसी पिकेट्स बन जाएंगी, अगर ऐसी पोस्ट बन जाएंगी तो बॉर्डर के इलाके भी राहत की सांस लेंगे। और कोई ऐसी जो है अगर संदेहास्पद तरीके से किसी इंसान को बॉर्डर के पास घूमते हुए पाया जाएगा तो उसकी जो रिपोर्ट है वो उसी वक्त बॉर्डर पुलिस पोस्ट पे दी जा सकेगी, जिसपे तुरंत कार्रवाई होगी।
दूसरी उनके लिए सबसे बड़ी राहत है अभी तो सीज फायर है। जब सीज फायर नहीं था, तब जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग या गोले आते थे, तब यहाँ पे जो है लोगों तक समय रहते जो है एक मदद पहुंचा पाना भी मुमकिन नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो ये पुलिस पोस्ट बनेंगी, ये लोगों को सही समय पे बचा पाएंगी, लोगों को सही गाइड कर पाएंगी। हालांकि अभी शांति है, लेकिन अभी सबसे अहम चैलेंज मुकाबला जो है वो नशे के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पंजाब में जिस तरह से सख्ती हो गई है और वहां से जो है ड्रोन आए दिन हम देखते हैं कि पकड़े जाते हैं, तो अब उनका निशाना है जम्मू कश्मीर के इलाके। जम्मू कश्मीर से नशे की खेप यहां पहुंचाई जाए, हवाला से पैसा इकट्ठा किया जाए, जो ये नशा यहां भेजते हैं उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो आतंकवाद की भट्टी में झोंका जाता है ताकि उसको जो है भड़काया जाए। लेकिन उसी को देखते हुए जिस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है होम मिनिस्ट्री ने आए दिन पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक मीटिंग्स की हैं, और उसमें ये साफ जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको इत्तला दी होगी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो है ड्रोन का, क्योंकि जब टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर जब हमला किया गया था उसके बाद से ही ये सबसे अहम चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बन गया था कि किस तरह से इस चैलेंज से निपटा जाए। क्योंकि जीपीएस फिटिंग किए हुए जो ये ड्रोन है, ये एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए और कई दफा जो वो कामयाब भी हुए हैं। जो स्टिकी बॉम्ब्स हैं, जो आईडीज हैं, कई दफा वो भेजने में कामयाब हो पाए। लेकिन अब जो 3 टायर सिक्योरिटी होगी, ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान को अब ये मालूम होगा कि अगर वो ऐसी नापाक हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा, और अपनी जो सिक्योरिटी है, जो अपनी जो इस साइड की सिक्योरिटी है, उसको भी सुनिश्चित इससे बनाया जाएगा, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब घुसपैठ भी होती है या नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जाती है या एक्सप्लोजिव यहाँ की कोशिश की जाती है, तो उसको नाकाम बना जाए। राजन, एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह से दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट होता जा रहा है, चीजें हाईटेक होती जा रही हैं, तो ऐसे में जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो भी अपने जो उनकी मंशा है उसमें भी एक तरह से वो हाईटेक चीजों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो उस पर भी एक तरह से अब रोक लगेगी। कि पहली कोई जो मिसाल नहीं है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है। ऐसे चाइना में निर्मित हुए ड्रोन भी यहाँ पे पकड़े गए हैं। जो टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, पाकिस्तान जहां आटे की इतनी कीमत हो गई है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत पीछे है, लेकिन वो चीन की मदद लेता है और चीन की मदद से वो इस तरह के ड्रोन्स जो है उसको मॉडिफाइड किया जाता है और मॉडिफाइड करके इन ड्रोन के माध्यम से एक्सप्लोजिव फेंका जाता है। और यही जो है इसी पे लगाम अब केवल चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पाकिस्तान नहीं है, चीन भी है, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद करता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन 3 टायर सिक्योरिटी होने से चीन को भी जो है मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इससे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन, बहुत तफसील से बातचीत करने के लिए। श्याम सुंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा याहिया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर और बातचीत करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो बॉर्डर पुलिस पोस्ट का क़याम किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, और सरहद पर बॉर्डर पुलिस पोस्ट को तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की नापाक हरकत को रोका जा सके। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना है कि कश्मीर के साथ मरकजी हुकूमत का नारवा सलूक खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान नौकरियों को लेकर परेशान हैं। जम्मू कश्मीर की पैंथर पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी जो स्प्रेंट को लेकर के वहां पर लगातार प्रदर्शन होता रहा, उसको सरकार ने उस कंपनी को जो एग्जाम कराने वाली तो उसको होल्ड भी कर दिया, लेकिन ये मामला अभी तक भी दिल्ली पहुंचा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी मौजूद है। क्या मांग है आपकी, आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में नौकरियों को बेचा जा रहा है और शरेआम बोली लगाई जा रही है, और 30-30 लाख रुपए में ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नौकरी बिक रही है। इस बात का खुलासा नौजवानों ने खुद किया है और एजेंसीज को भी मानना पड़ा, जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एसीबी है, उसको भी मानना पड़ा बाद में करना। और ये जो है जिस तरीके से ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसकी हम एक जांच चाहते हैं। जो लोग नौकरियां बेचने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पारदर्शिता से भर्ती होनी चाहिए। नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, हजारों की तादाद में नौजवान जो है सड़कों के ऊपर इस वक्त हैं, और जब वो इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो
उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, उनको जेलों में बंद किया जाता है। आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तमाम प्रदर्शन हो रहे थे उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और उसको होल्ड पर डाल दिया है, जिस कंपनी के ऊपर तमाम सवाल। जानकारी नहीं है, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम जम्मू कश्मीर से इसीलिए आए हैं क्योंकि वहां किसी को पूछा नहीं जा रहा है और नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। भर्तियां पोस्टपोन करने से मसला हल नहीं होगा, भर्तियों को पारदर्शिता से करना होगा। सरकार ने एक आता 50,000 नौकरियां जो हैं वो हम लगाएंगे, उनको 2019 में कहा। नीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। है क्या ये? अगर आपने 250 किलोवाट का अपने गांव की खेत सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, जिसके लिए 4 बीघा जगह की जरूरत होती है, सिर्फ 4 बीघा, और उस पर खर्चा कितना आता है? 1 करोड़ के करीब आता है। खुद का अगर घर में अपने आप काम देखोगे तो उससे भी कम आता है। 1 करोड़ में हम 40% यहाँ उपलब्धता है, जो सूर्य की किरणों की उपलब्धता, उसके आधार पर 15 लाख रुपया उसको साल का बनेगा। और जब उसको 15 लाख रुपया साल का मिलेगा तो 4 साल लोन होगा हो जाएगा, और उसके बाद उसे 5 साल, अगले 5वें साल वो 15 लाख रुपया हर महीने 1-1.5 लाख रुपया मिलना शुरू होगा। ये 250 किलोवाट पर है। 1 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, आज की तारीख में वो 4 करोड़ का लगता है, पर अभी कुछ रेट बढ़े तो 4 करोड़ रुपए में उसको साल का 60 लाख रुपया मिलेगा। और कितने कनाल जगह पर मिलेगा, कितने बीघे? 15 बीघे जगह में 1 मेगावाट लगेगा। मैं ये विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं ताकि पता लगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब उसको 15 लाख यूनिट होगी तो 60 लाख रुपया उसको हर साल मिलेगा। अगर 4 करोड़ रुपए में लगता तो हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 1 करोड़ 60 लाख रुपए। हमारे कई साथी है यहां से काफी दूर 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए जाते हैं। 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया लगेगा 2 बीघे में। 2 बीघे में 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया साल की इनकम होगी। जो बिजली की जो सूर्य की किरणें ना, उसकी क्वालिटी यहाँ अच्छी है, इसलिए हिमाचल के लोगों को इसमें जाना चाहिए। हम डरते इसलिए कि हम लोन नहीं लेते, लेकिन आपकी सोवरन गारंटी जो है मैंने अभी विचार विमर्श करना है, हो सकता है आने वाले समय में वो सरकार उपलब्ध करवाए। तो आपके गांव में जो जगह है, कई लोगों ने छोड़ दिया खेती करना, कई लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया कि जंगली जानवर आके उस खेती को उजाड़ देते हैं। तो जब 4-5 साल बाद आप उसको लोन फ्री हो जाएगा, उस आधार पर आप अपनी आय और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हम रोजगार के द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट और ग्रीन स्टेट के माध्यम से लाए। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जब अपनी
डीजल इंजन की बस खरीदता तो वो 35 से 40 लाख में पड़ती है। अब जब 35 से 40 लाख में पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल बस में क्यों जाएगा? और जब इलेक्ट्रिकल बस में उसको जाना होगा तो वो 80 और 90 लाख रुपया क्यों खर्चेगा? तो 80 और 90 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि उसको इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना है, हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिकल बस पर परिवार ये देने का प्रावधान किया है। उसमें क्या फायदा होगा उसको? उसमें उसका रोज की बिजली चार्जिंग 500 रुपए की लगती है और 200 किलोमीटर में 4000 रुपए का डीजल लगता है। उससे उसके आय की साधन भी बढ़ेंगे और सामर्थ्य हो जाएगा। इसी तरह हमारे इतने ट्रक्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रक्स में ये 3 साल हम चाहेंगे कि सारा कन्वर्शन हो। इलेक्ट्रिक ट्रक्स का 80 लाख का ट्रक आता है तो उसमें भी हम 50 लाख का अनुदान दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन है, अब 8 रुपए पर यूनिट चार्जिंग स्टेशन पर यूनिट बिजली चार्ज के लगते हैं। ये गवर्नमेंट का एक वो है। अब हम चाहेंगे कि यूथ अपने घर में 2 चार्जिंग स्टेशन डायरेक्ट लगा दे और उसको रेवेन्यू हो। इस दृष्टि से हमने उसमें भी 50% सब्सिडी देने का प्रबंध किया। ये रोजगार से जुड़े। अब इतनी टैक्सियां हैं, उन टैक्सी को कैसे कन्वर्ट किया जाए? एक टैक्सी 7 लाख की आती है, 8 लाख की आती है डीजल वाली। अगर हम अपने टैक्सी को कन्वर्ट करना है तो हमने कहा कि अगर 16 लाख की ई व्हीकल आती है, मैं आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठ के आया, 4 साल से सचिवालय में पड़ी, तो उसका इकोनॉमिक क्या बैठेगी? तो जब हमने टैक्सी की बात की तो पता किया कि 14 लाख की है, 16 लाख की है, 18 लाख की है। हमने कहा कोई बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर 16-17 लाख रुपया खरीदने से भी डरेगा। हमने उसमें यह प्रावधान कर दिया कि 8 लाख की, अगर 16 लाख की टैक्सी होगी तो 8 लाख रुपया परमिट जारी करके, ई टैक्सी का परमिट जारी करके, टैक्सी में परमिट जारी होगा, उसको हम 8 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे। यानी कि 16 लाख की टैक्सी 8 लाख में आ गई। अब वो अगर यहां से कुफरी जाना है, उसको शिमला से अगर कोई टैक्सी वाला कुफरी जाता है या नारकंडा जाता है तो उसको 1000 रुपए का आने जाने का डीजल या पेट्रोल लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएगा तो सिर्फ 100 रुपया खर्चा आएगा, तो 900 रुपया उसकी जेब में भी चला गया। और वो जो टैक्सी है वो घर में 3 पिन से भी चार्ज हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि हम ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़े। ये मैं इतना विस्तृत वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें तो आंकड़े हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है और विभाग हमारे इलेक्ट्रिकल होने जा रहे हैं और जल्दी ये विभाग और इसी को पूरा इलेक्ट्रिक करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। फेज चैनल में जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल एचएससी की डिपार्टमेंट को, जिसको कि हम ये अपनी आय भी कमाते हैं, 400-500 करोड़ रुपया, 600-700 करोड़ रुपया अब आय भी कमाते हैं और 700 करोड़ रुपया सरकार इनको ग्रांट भी देती है। फिर भी हम नुकसान पर जाते हैं, लेकिन हम इसको फेज्ड मैनर में कैपेक्स और ओपेक्स मॉडलों पर काम कर रहे हैं। हम फेज्ड मैनर में 3-3.5 साल में इस पूरी एचएससी की फ्लीट को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? अभी हमने एक ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हमने कर दिया, बाकी सभी जगह आपको चार्जिंग स्टेशन ऐप पर मिलेंगे कि यहां चार्जिंग स्टेशन है, यहां चार्जिंग स्टेशन है, यहां चार्जिंग स्टेशन है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी को लेकर किया है। टूरिज्म में पहले जो बजट होता था
वो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ होता है। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए। हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते हैं। हम टूरिस्ट को हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहां 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहां रहेगा तो हमारी जीएसटी भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। हमने फैसला किया कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 3100 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया। कुछ लोग तो जहाज में आ जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने शिमला जाना हो तो धर्मशाला के लिए हो गया। तो शिमला को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सोलन को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, सिरमौर को कैसे हेलीपोर्ट से जोड़ा जाए, इन सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 1 साल के अंदर कनेक्टिविटी के तहत हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। और आप 1-1.5 साल बाद देखेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में जहां ग्रीन कॉरिडोर में ग्रीन टैक्सियां चलेगी, ग्रीन बसें चलेंगी, ग्रीन ट्रक चलेंगे, वहां एयर कनेक्टिविटी में आपको पैसेंजर की तरह हेलीकॉप्टर के रूट एडवर्टीजमेंट की जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। आप हेल्थ सर्विसेज में जाइए, आप आईजीएमसी का उदाहरण ले लीजिए। हमने तो आंखों से देखा है, 1 बिस्तरे में 2-2 पड़े हैं, 3-4 पड़े हैं। हमने उसको देखा और स्कीम बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हमने उसका बनाया है, उसकी घोषणा की है। वो क्या है? कैजुअलिटी का नाम बदल कर है। वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, यानी कि जब कोई पेशेंट आता तो पहले ही स्तर पर वो आधा तो बेहोश ऐसे हो जाता कि वहां देखता कि इतना बुरा हाल है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें सुधार कर रहे हैं। पहले क्या सुधार होना चाहिए? पहले तो वहां जगह इतनी होनी चाहिए कि कैजुअलिटी में जो फर्स्ट पेशेंट आता है उसको अच्छा लगे कि मैं कैजुअलिटी में आया। ये नहीं कि एक बिस्तरे पर वो सोया हुआ, एक में वो रो रहा है तो दूसरे में दूसरी तरफ वो रो रहा है। उस दृष्टिकोण से फिर हमने उसमें सुधार किया, उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 बेड का करने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कितने होने चाहिए? एक दिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलता मेरी 24 घंटे से मैं दिन रात यहां काम कर रहा हूं, मुझे फिर 2 दिन की छुट्टी दी। अगर हम 6-7 घंटे हम लोग काम करते तो हम ही थक जाते हैं। वो तो बेचारे डॉक्टर है, उन्होंने तो पेशेंट एक जान बचानी है। हमने वहां डॉक्टरों की संख्या भी अधिक की, स्टाफ नर्स की संख्या अधिक की, पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया, स्टाफ नर्स और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया। और इस दृष्टि से हमने उसको मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश की। हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी 20 साल पीछे हैं। अगर आप चंडीगढ़ जाएं, कहीं और जाएं, दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। हमने प्रयास किया कि पहले चरण में हम जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आज ऑपरेशन की डेट कब मिलती है आपको? 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, 4 महीने बाद मिलती है, 5 महीने बाद मिलती है। हमने कहा कि ऐसा माध्यम बनाया जाए। तो हमने कहा कि रोबोटिक सर्जरी, जो ज्यादा पेशेंट यूरोलॉजी के होते हैं, कार्डियो के होते हैं और चीजों के होते हैं, उसको मजबूत किया जाए। उसमें कौन सी चीज की जरूरत है? रोबोटिक सर्जरी की। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए बजट में प्रावधान कर दिया और आने वाले आप समय में देखेंगे जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी। हर जगह हम पीएससी खोल देते हैं और वहां भी डॉक्टर नहीं होता, कभी कंपाउंडर होता, कभी कुछ होता। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम ऐसा संस्थान तो बने जो आने वाले समय में हमें बीमारी का बता सके ताकि ट्रांसफर कर सके। पीएससी से बीमार होकर आप सीएससी में आते हैं, सीएससी से बीमार होकर आप शिमला में पहुंचते हैं, शिमला के बाद आप पीजीआई में होते, तब तक आदमी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार मेडिकल टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। हॉस्पिटल है आपके बनते नहीं है, अधूरे चले हुए, किसी की बिल्डिंग बन रही है। उस दृष्टिकोण से भी हम सारे मेडिकल कॉलेज को समयबद्ध तरीके से तय करेंगे। ये जो बजट है
ये दिशा तय अगले 5 वर्ष की कर रहा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। ये हमारी प्राथमिकताओं में है, बाकी तो जो दिन प्रतिदिन की प्राथमिकताएं वो तो चली रहेगी। आपको पता है आपको किस प्रकार का पानी पीने को मिलता है? आपने कभी कल्पना की है? आपके पेट कई बार खराब होते हैं, आपके चेस्ट कई बार जम जाते हैं। आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया, उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है। हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमने उसको बदलने के लिए हमने पीने के पानी को के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है, जो आने वाले, ये नहीं है कि आज मैंने बोलर कर पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। विधवाएं होती है हमारे, मैं सोशल सिक्योरिटी की बात, विधवाएं होती है गांव में, विधवाएं होती है, एकल नारी होती है। अब विधवा जो होती है कई बार वो अकेली रहती है, समाज में उसके पास कई बार रहने को घर नहीं होता है, किसी की दया दृष्टि पर रहती है। हमने 7,000 विधवाओं को घर बनाने के लिए 1 वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7,000 विधवाओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो, पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। यही नहीं, आपके गरीब बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो 4% लोन पर रहते हैं। पिछले कल एक बेटी मुझे मिली, वो नर्सिंग कर रही थी कि मुझे तो 2.5 लाख रो पड़ी कि 2.5 लाख रुपए का मुझे लोन देना पड़ता है और 4% है, मैं तो ब्याज भी नहीं दे पाऊंगी। हम चाहते तो मुफ्त में दे सकते थे उनको, लेकिन हम उन्हें एक जिम्मेवार इंसान भी बनाना चाहते हैं समाज का, और उसको प्रति कर्तव्य भी रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने जितने भी हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चे होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी भी लेवल पर करनी होगी, हमारी सरकार 1% की दर से, जैसे +2 के बाद कई बार कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बनता है, 1% की ब्याज की दर से, वो भी इसलिए लगाया कि उनको ये बोझ रहे, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान रहे कि मैंने लोन लिया, कल ये ना हो जाए कि मैं मुफ्त में ही पढ़ रहा हूं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ना ही छोड़ दूं सरकार। तो उसके कंधों पर ये रहे 1% लोन के हिसाब से उसकी पढ़ाई का और हॉस्टल के खर्चे का पूरा भान सरकार करेगी। हाँ जी, टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है आपके बजट में? मेरा ये मानना है जब ये योजनाएं लागू होंगी, अब 10,000 टैक्सी वाले आते हैं, 300 बस वाले आते हैं, 300 ई ट्रक वाले आते हैं, 200 सौर ऊर्जा वाले आते हैं, तो कैलकुलेट करके हमारा अंदाजा है कि इस साल हम 50,000 के करीब, अंदाजन है, हम बजट को जनरेट कर, एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट और हाँ टोटल और प्राइवेट सेक्टर में लगे 90,000 के करीब हमने टारगेट किया इस साल 90,000, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, क्योंकि हमारी सरकार अभी 3 महीने में दिशा तय कर रही है। उद्योगपति आएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, कितने उद्योग लगाएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, तो इस दृष्टि से। तो मैं जो गरीब कल्याण कोष की बात कर रहा था, ये तो बीच में इन्होंने सवाल कर दिया, पर मैंने इनका सवाल दे दिया, बाद में आप जितने मर्जी सवाल है पूछना। तो इसकी योजना के तहत 1% ब्याज पर, मैं आपका 1% ब्याज के तहत आपको ये मिलेगा। इसी तरह हमने योजनाओं को जो नदी के किनारे वाले लोग व्यक्ति है, मत्स्य पालन से के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें 80% हमने क्यों सब्सिडी दी। हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे को ये लगाना है पर इतने पैसे खर्च होंगे। जब उसको 80% सब्सिडी मिलेगी तो मत्स्य पालन में 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। जब पानी वाले क्षेत्र है वहां ये योजना चलेगी। किसानों को हम जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे 2% के हिसाब से ब्याज दे देंगे। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में और गांव और शहर के अंतर को कम करने के लिए दूध उत्पादन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले उसकी टेक्नोलॉजी को हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा, उसको हम विकास कर रहे हैं।
और ये अनुभव की हुई चीजें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये अनुभव की हुई चीजें हैं जो इस बजट में आपको दिखाई गई है। ये कोई सवाल जवाब नहीं है, खुद से व्यक्तिगत तौर से हमारे को जो हमारे साथी है अनुभव करके लाए हैं और इसका लाभ आप देखेंगे। और आप भी समझते हैं कि आज घरों में जो कई पत्रकार बंधु है जो घर की जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि आप रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं और यहाँ 10 और 20 हजार रुपए के लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। जब आप 2 मेगावाट में और 4 बीघे में अपनी जगह लगाओगे तो महीने साल का 15 लाख रुपए पाओगे और सरकार की भी बिजली सरकार खरीदेगी। इस तरह से इस सोच को आगे विकसित करना है। अगर हम इस सोच को आगे विकसित नहीं करेंगे तो आप सरकारी रोजगार में 10 साल तो पैरा फिटर और पैरा रह सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण आपका बदल नहीं सकता। ये मैंने कुछ एक योजना आपको बताई है। और इस योजना के अलावा हमने सोशल सिक्योरिटीज में मनरेगा की दिहाड़ी मनरेगा में पहली बार 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। 28 रुपए। शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन में कैसे इंप्रूव हो, प्री नर्सरी से लेकर डे बोर्डिंग स्कूल की कल्पना इस बजट में की गई, बजट का प्रावधान किया गया। और सारी चीजें आप जो पूछना चाहते हैं एक 1 by 1 सब पूछ सकते हैं। आप पूछो। बहुत बढ़िया। एक आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात की और जो सरकारी व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, बसें की बात की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख ऐसे प्राइवेट लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों के बारे में आपने क्या सोचा? वो अभी दिशा तय करेंगे। उतना जितना ग्रीन जाएंगे उतना पाला हो जाएगा। जो ये नहीं, सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन होगा, इसको बिजली बोर्ड जो है वो यूनिट से खरीदेगा या उसको वहां तक पहुंचाना? नहीं, देखिए यही मैं आप बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जो सौर ऊर्जा से जो गांव का हमारा जो प्रोजेक्ट लगाएगा वो 11 kV की जो घर की लाइन है उस पर भी बिजली चली जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। तो बिजली बोर्ड उसको खरीदेगा और बिजली बोर्ड जब उसको खरीदेगा आज के हिसाब से जो टैरिफ है रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स किया, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स किया है, वो 3 रुपए 88 पैसे 4 रुपए हो जाएगा। तो 15 लाख यूनिट हमारे साल के 1 मेगावाट में होते हैं। अगर 250 किलोवाट करोगे तो उससे 15-16 लाख रुपया आपको साल की इनकम होगी 4 बीघे, यानी कि 8-10 कनाल में। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो यूनिट से खरीदेगा या पर यूनिट खरीदी जाती है? नहीं, जहाँ वो लगाएगा अपना सौर ऊर्जा यूनिट या उसको वहां तक लाइन नहीं, उसको ट्रांसमिशन लाइन तक देना पड़ेगा। सर महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात मापदंड क्या रहेंगे? नहीं, अब जब हमने कही है तो हमने पहले फेज में 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपए दिया। अभी 5 फेज आएंगे इसके, आपने अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। मेरा एक प्रश्न और है, स्क्रैप पॉलिसी ला रहे हो आप, क्योंकि ग्रीन के साथ जो जितनी भी बसेस होंगी और ट्रक्स होंगे उनका क्या होगा? वो तो स्क्रैप पॉलिसी हमारे उद्योग मंत्री ने बोला है और कहा कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। सर बजट में 100% में से आप दे रहे 26% दे रहे कर्मचारियों को और 16% है पेंशन के लिए। सर 42% से कर्मचारियों पर है, तो विकास के लिए कितना? जो भी हमारे पास है ना उसके अनुसार विकास किया जाएगा। बजट स्वागत है, लेकिन एक बात कि कोई भी बजट धन पर आधारित है, धन कितना होगा कैसे, इस संदर्भ में मेरे को पिछला वर्ष अभी आप लगातार हर मंच से ये आप सवाल बताइए। मैं उसी तरह ये बैकग्राउंड इसलिए कि ताकि वो सबको क्लैरिटी हो। स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन कठिन है, ये सारा लगातार आप ऐसे हालात अभी 13,000 करोड़ का आप सप्लीमेंट्री बजट, ये शायद अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री। 51,000 का बजट पेश हुआ, 54 का पास हुआ, 13,000 की सप्लीमेंट्री आकर आपका साल 67,000, आज आप 53,000 का बजट ले सकते हैं। ये करामात कैसे हुई? ये सप्लीमेंट्री में 6,000 जो है ना वो बैलेंसिंग एंट्री है, तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको, और जो आप
कंक्लूजन ड्रॉ किया वो करेक्ट नहीं है, वो आपसे अलग बात करनी पड़ेगी आपको मेरे से। हाँ जी, किसी और से। लोन का बर्डर इस समय हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ के लगभग है। माय क्वेश्चन इज आराम से पूछेगी। ओनली वन पॉइंट सर, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल, मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। तो सीएम सुक्खू ने अपना बजट पेश कर दिया है और कुल बजट 53,413 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हर एक वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है। आगे की दिशा, आगे आने वाले 5 सालों की दिशा हिमाचल प्रदेश के इस बजट के जरिए तय की जाएगी। और इसी पर बातचीत के लिए और तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। रणधीर शर्मा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल पर आपका। बजट पेश हो गया है और आप क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं तो आपसे ये जानना जरूरी है, कैसा लगा बजट आपको? चलिए, रणधीर शर्मा जी से जुड़ने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। रणधीर जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, मैं जासमिन शर्मा बोल रही हूं न्यूज 18 हिमाचल से, और आपसे मैं जानना चाहूंगी कैसा लगा बजट, आपकी पहली प्रतिक्रिया। चलिए, भाजपा का रिएक्शन लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बजट की कुछ बड़ी अहम बातें आपको बताते हैं। 31 मार्च 2026 तक के लिए हम कह सकते हैं कि सीएम सुक्खू ने अपना ये विजन रखा है इस बजट के लिहाज से, जिसमें ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को इस बजट के जरिए रखा गया। बनाने पर फोकस गया है। इलेक्ट्रॉनिक बस और ट्रक्स खरीदने पर 50% की सब्सिडी की बात कही गई है और 50 लाख तक का इसमें लोन, 50% की सब्सिडी इस पर मिलेगी। शहरी विकास विभाग में 5,000 नई भर्तियां की जाएंगी और हर एक वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। इस साल से सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी पर जोर दिया जाएगा, रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की जाएगी। 20,000 छात्रों को स्कूटी के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ये कुछ अहम बातें हैं। नशे का खात्मा करने के लिए सख्त कानून सरकार द्वारा इस साल बनाया जाएगा। नशे की तस्करी और नशे पर रोक लगाने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए हिम उन्नति योजना का ऐलान किया है और ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने पर खास तौर पर जोर दिया गया है। और भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर शर्मा जी, बहुत स्वागत न्यूज 18 हिमाचल पर। मैं जासमिन शर्मा आपसे बात कर रही हूं। पहली प्रतिक्रिया बजट पर, कैसा लगा बजट, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस सरकार का ये बजट हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला है। इस बजट में या तो केंद्र सरकार की योजनाओं का ही जिक्र किया गया है या फिर जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं थी उनका जिक्र ना करते हुए उन्हीं योजनाओं पर अपना नया नाम देके उन योजनाओं का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट दिशाहीन बजट है, आंकड़ों का मायाजाल है और प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बजट है। रणधीर जी, कुल बजट का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो 53,413 करोड़ का कुल बजट है और जो विजन पेश किया है सीएम सुक्खू ने वो 31 मार्च 2026 तक के लिए एक तरीके से विजन पेश किया गया है, जिसमें खास तौर पर हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने को लेकर इस बजट में कई प्रावधान हैं। चलिए, रणधीर शर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा उनसे जुड़ने की एक बार कोशिश करें। रणधीर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो रणधीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रणधीर शर्मा जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन भाजपा की जो पहली प्रतिक्रिया आई है, भाजपा ने साफ शब्दों में कहा है कि गुमराह करने वाला ये बजट है, आंकड़ों का माया जाल है, इस तरीके से
बजट को करार दिया है। हालांकि सीएम सुक्खू ने 53,413 करोड़ का ये बजट पेश किया है। इसमें ग्रीन स्टेट और एनर्जी जनरेशन पर जोर दिया है, जिसमें सौर ऊर्जा पर खासतौर पर जोर दिया गया है। 2023-24 में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा को किस तरीके से जनरेट किया जाए, उसमें युवाओं को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, इस तरीके के तमाम प्रावधान किए हैं। और रणधीर शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आंकड़ों का माया जाल है ये बजट, तो आंकड़ों के साथ ही शुरुआत करती हूं। 53,413 करोड़ का ये पूरा बजट है और ऐसा माना जा रहा है कि हर एक वर्ग का इसमें ख्याल रखा है। खास तौर पर 2026 तक के लिए इस बजट को जिस तरीके से पेश किया गया, 31 मार्च 2026 तक के एक विजन के तौर पर इसे पेश किया गया है और युवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। युवाओं को किस तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो 90,000 तक के आंकड़ा बताया जा रहा है सीएम द्वारा कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियां इसमें दी जाएंगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा जनरेशन पर इसमें जोर दिया गया है। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी स्टेट के तौर पर हिमाचल प्रदेश को विकसित करने को लेकर इस बजट में जोर दिया गया है। फिर ऐसा क्या है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप कह रहे हैं कि आंकड़ों का माया जाल है? देखिए, जो ये ग्रीन हिमाचल की बात इस बजट में की गई है, उसके लिए जो भी प्रावधान या जो भी उसमें सब्सिडीज देकर इस ओर कदम उठाए गए हैं, वो सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। ऑलरेडी केंद्र सरकार ने वो सब्सिडी देने की योजनाएं घोषित की हैं, उन्हीं का जिक्र इस बजट में है। दूसरा, जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, वो जो पिछली सरकार ने नौकरियां देने का सिलसिला शुरू किया था, जल शक्ति विभाग में पोस्टें सैंक्शन की थी, क्रिएट की थी, इंटरव्यू तक हो गए थे। इसी तरह अनेक विभागों में इंटरव्यू हुए थे, परंतु कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन सभी इंटरव्यूज को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। उन्हीं नौकरियों का, उन्हीं पदों का जिक्र इस बजट में कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा यह बजट लोगों को गुमराह करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमारी सरकार की योजना थी, उसमें सब्सिडी थी और ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान था। उसी योजना का नाम बदलकर इन्होंने बेरोजगारों को सब रोजगार के लिए एक योजना की घोषणा कर दी। इसलिए मैंने कहा है कि ये बजट या तो केंद्र सरकार की योजना है या फिर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर दर्शाया गया है। इसलिए ये जनता को गुमराह करने वाला बजट है। लेकिन रणधीर जी, आप दो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी आपकी सरकार की, उसका मैं जिक्र करूंगी। जयराम ठाकुर जी के जिले का ही था, एक शिवधाम और दूसरा मंडी में बल में जो एयरपोर्ट बनाना था। इन दो योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इन दो योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं हमने देखा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंज भी कसा, लेकिन अपने इस बजट में इन दो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो आपकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, इन दोनों योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने किसी बजट का प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने प्राक्कलन बना के केंद्र सरकार को भेजा है और उल्टा विपक्षी सदस्यों से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से उन प्राक्कलनों को स्वीकृत करवा दे। हिमाचल सरकार इन दोनों प्रोजेक्टों के लिए एक पैसे के भी देने की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। सिर्फ एक प्रस्तावित प्राक्कलन का जिक्र है जो केंद्र सरकार को भेजा गया है। हालांकि 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मंडी में जो है एयरपोर्ट बनाने को लेकर इसकी बात कही गई है, लेकिन विपक्ष में बैठे हैं, आपकी प्रतिक्रिया का भी पूरा सम्मान है। रणधीर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 हिमाचल से बातचीत करने के लिए। तो अब भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा का ये कहना है कि लोक लुभावन ये बजट है, लोगों को गुमराह करने वाला और कहीं ना कहीं आंकड़ों का ये माया जाल है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है। प्रतिक्रियाओं का दौर अब इस पर शुरू हो चुका है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस